everybody. I am Sailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study the second part of 7th chapter. The 7th chapter, class 10th CBSE, first flight, and the glimpses of India. The first part, a baker from Goa, we have already studied it, and today we are going to study the second part, that is Coorg. Actually, Coorg is a very nice place, and it is a very great tourist spot in India, and it is situated in Karnataka, and one of the very smallest district of Karnataka it is situated. And Coorg is also known as the coffee country, and it is also famous for rainforests and spices. इसका मतलब क्या है कि कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है, यानी कि कोई अलग देश नहीं बल्कि यहाँ पर कॉफ़ी जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर बहुत अधिक रेन फॉरेस्ट्स है, 30% ऑफ द कुर्ग जो है वो लगभग रेन फॉरेस्ट से ही भरा हुआ है, यानी ऐसे जंगल जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और स्पाइसेस आप तो जानते ही हैं, मसाले, तो कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट और मसाले, ये तीन चीज़ कुर्ग में पाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कहता है कि जो मैसूर और जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल का मतलब होता है समुद्र के किनारे बसा हुआ, तो समुद्र के किनारे बसा हुआ जो मंगलौर शहर है और मैसूर एक और दूसरा शहर है, इसके ठीक बीचों बीच में कुर्ग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट लगता है, ऐसा टाउन लगता है जो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर के बीचों बीच है। और ऐसा लगता है कि मानो जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा है और साम्राज्य, ईश्वर का जो साम्राज्य है वहाँ से ये सीधा गिर करके नीचे आ गया ज़मीन पर। The land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. देखो यहाँ पे क्या कहता है कि ये बहुत ही सुंदर सा जो लैंड है, ये रोलिंग हिल्स, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं, इस पहाड़ियों पर कौन कौन से लोग रहते हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। देखो, मार्शियल का मतलब होता है हैविंग टू डू विद वॉर, यानी जो युद्ध से जिनका लेना देना हो, जो युद्ध में बहुत ज़्यादा पहले या तो योद्धा रहे होंगे, पहले के सैनिक रहे होंगे, तो मार्शियल मैन है ये लोग, योद्धा पुरुष हैं। और ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ही सुंदर महिलाएं वहाँ रहती हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स यानी कि जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। तो ये जो कुर्ग है वहाँ पर बहुत ही योद्धा पुरुष, सुंदर महिलाएं और फिर जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। और ये घर है, किनका घर है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार जंगलों का, रेन फॉरेस्ट्स का। स्पाइसेस यहाँ पर बहुत अधिक होते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशंस भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कहा गया कि ये कोडागू यानी कुर्ग, ये सबसे छोटा जो शहर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ ये घर है किस चीज़ का? सदाबहार जंगलों का, स्पाइसेस का और कॉफ़ी प्लांटेशंस का। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो इस शहर का 30% हिस्से को ढके हुए रहता है। देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ आप बहुत ध्यान से याद रखना। कुर्ग जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और यहाँ पर क्या क्या होता है? रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस होते हैं। और ये जो रेन फॉरेस्ट है, उस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही 30% जो कुर्ग का है वो पूरा ढका हुआ है। वहाँ पूरा का पूरा 30% भूमि जंगल से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि जब मानसून का टाइम होता है तो इतनी अधिक बारिश होती है कि बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो वहाँ पर घूमने नहीं आ पाते हैं। और द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर। देखो, कमेंस का मतलब स्टार्ट है ना, तो जो जॉय का सीज़न है, यानी कि हंसी खुशी का जो मौसम होता है, वो सितंबर में स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है? मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। देखो, अब
सितंबर से मार्च तक का जो मौसम होता है वो वहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप भी यदि अगर कभी जाना चाहें कुर्ग में तो सितंबर से मार्च इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, तो वेदर उस समय क्या रहता है, बहुत ही परफेक्ट होता है। और सम शोअर्स, हाँ कुछ बारिश हल्की फुल्की होती है, लेकिन ये अच्छे पैमाने तक ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और हल्की फुल्की बारिश हमेशा अच्छी लगती है, बारिश बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब दिक्कतें आती हैं। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवैगरेटिंग कॉफ़ी, एयर में, हवा में कॉफ़ी की खुशबू मिल जाती है और आप जब सांस लेते हो तो कॉफ़ी की खुशबू को भी आप महसूस कर सकते हो। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। और ये जो है, ये क्या कहता है, इसको आप अच्छे से समझ लो। कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कॉफ़ी के जो बागान हैं, या फिर जो कॉलोनियल बंगलोज यानी कि पुराने स्टाइल का बना हुआ जो बंगला वगैरह है, वो सब कहाँ पे रहता है, ट्री कैनोपाइज के अंदर। ट्री कैनोपाइज के ठीक नीचे देखो। अब ये ट्री कैनोपाइज क्या है, कैनोपाई का मतलब होता है छत, रूफ। तो ट्री कैनोपाइज मतलब रूफ लाइक कवरिंग्स मेड बाय द टॉप ऑफ द ट्रीज, यानी पेड़ के ऊपर वाले हिस्से के द्वारा जो पूरा फैला हुआ एरिया होता है वो एक छत टाइप का, कवरिंग टाइप का जो बन जाता है। तो उससे क्या होता है, एक छत टाइप का हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलोनियल बंगलोज और कॉफ़ी के प्लांटेशंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ये फियर्सली का मतलब भयंकर रूप से, तो मतलब बहुत ही अधिक आज़ाद लोग जो होते हैं वो कुर्ग के, वो संभवतः या तो ग्रीक या फिर अरबिक डिसेंट के होते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज या तो ग्रीक से आए होंगे या फिर अरब देश से आए होंगे। तो या तो ये ग्रीक होंगे यानी यूनानी होंगे, या फिर ये अरबी लोग होंगे। वन ऑफ द स्टोरी goes a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। एक कहानी जो ये है, इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि अलेक्जेंडर का मतलब क्या होता है, सिकंदर, है ना, आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा सिकंदर। एक बार अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो कहाँ गई, कहाँ जा रही थी, अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ होते हुए, है ना, अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो समुद्र के किनारे साउथ होते हुए जब जा रही थी, तो फिर जब वो अपने देश नहीं पहुंच पाई, रिटर्न जो है यानी कि वो अपने देश, उसका लौटना नामुमकिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, तब वो यहीं पर रह गई, यहीं पर बस गए वो लोग। और दीज पीपल मैरिड amongst द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज apparent इन द मार्शियल ट्रेडिशंस। और ये जो लोग थे वो वहीं पर शादी कर लिए, अपना घर बसा लिया उन्होंने। और आज भी उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, वो उन लोगों से अलग बिल्कुल भी नहीं है। कि लोग, सिकंदर के आर्मी जो थे, वो जब उनका अपने देश लौटना मुश्किल हो गया, बहुत ही नामुमकिन हो गया, तब उन लोगों ने क्या की कि वो वहीं के लोकल लोगों से शादियाँ की और वहाँ पर वो बस गए। अब वो वहीं रहने लगे। अब उनके कल्चर आज भी वहाँ के ट्रेडिशंस में दिखता है। मार्शियल ट्रेडिशंस मतलब युद्ध की जो परंपराएं थी वो आज भी उनसे मिलती जुलती हैं। और मैरिज यानी कि शादियों में भी कुछ ग्रीक डिसेंट या फिर ग्रीक कल्चर की जो खुशबू है वो ग्रीक कल्चर्स जो थे उनके शादियों में भी दिखता है। रिलीजियस राइट्स यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप में भी वो ग्रीक कल्चर थोड़ा बहुत दिखता है। देखो क्या कहता है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम, यानी कि उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनके जो मार्शियल ट्रेडिशंस हैं, मैरिज करने के तरीके हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, वो हिंदू मेनस्ट्रीम से थोड़े से अलग दिखते हैं। देखो, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with embroidered waist belt worn by the Kodavas known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs or the Kurds। देखो, अब ये तो ग्रीक डिसेंट की बात ये हो गई थी कि भाई अलेक्जेंडर की आर्मी जब उनका देश लौटना मुश्किल हो गया कुछ आर्मीज़ का, तो वहाँ पर से कुछ लोग आए और इसी साउथ में जब वो आते गए तो इसी जगह पे आकर के वो बस गए और वहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने शादियाँ की और वो वहीं पे बस गए। और उनके कुछ कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके मार्शियल ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ ग्रीक से मिलती जुलती हैं। अब ये अरब देश के कैसे थे,
तो अरब देश के होने का एक क्या है कि वो उनका ड्रेस, उनका एक ब्लैक कोट जो कि बहुत ही लॉन्ग ब्लैक कोट जो वो पहनते थे, और उसका जो वेस्ट बेल्ट मतलब क्या, कमर पे बांधने वाला जो बेल्ट होता था, उस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई रहती थी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है आप कह सकते हो कि जिस पर बहुत तरह के डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं, हस्त करघा टाइप का कह सकते हो, है ना। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है, देखो एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कसीदे उस पे जो गढ़े हुए रहते हैं, मतलब धागे से या फिर अलग तरीके के डिज़ाइंस वगैरह जो बने हुए होते हैं। तो वही कहता है कि जो कूफिया जो पहनते हैं ये कोदावस लोग यानी कुर्गी लोग, ये कूफिया से मिलता जुलता है, जो कि अरब यानी कि कुर्द्स लोगों का जो है वो एक ड्रेस है, उनका पारंपरिक ड्रेस था अरब लोगों का। वो बेल्ट जो पहनते थे उस पे उसी प्रकार की डिज़ाइंस वगैरह बनी होती थी, कसीदे गढ़े हुए होते थे, एम्ब्रॉयडरी की हुई रहती थी। तो ये कूफिया से ही मिलता जुलता बेल्ट जो है वो ये कुर्गी लोग भी पहनते हैं, जिसको कूपिया कहा जाता है। कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी होम्स में यानी कुर्गी लोगों के यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी की परंपरा होती है, यानी वो अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनको ये इच्छा भी रहती है कि वो अपने सन्स या फिर फादर्स के यानी अपने बच्चों या फिर माता पिता के यानी अपने परिवार वाले के, अपने लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं। किस चीज़ की कहानियाँ? टेल्स ऑफ वैलर का मतलब साहस, पौरुष, बहादुरी। तो वो बहादुरी के किस्से भी सुनाया करते हैं कि भाई एक बार वो जब युद्ध में गया था तो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस प्रकार की कहानियाँ। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। देखो इंडियन आर्मी में भी कुर्ग रेजिमेंट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान है। और ये कुर्ग रेजिमेंट जो है ये सबसे अधिक डेकोरेटेड का मतलब सजा हुआ नहीं, यानी सबसे अधिक जो ज़्यादा मेडल्स और बहादुरी के मेडल्स जिसने बहुत अधिक जीत रखे हैं उसको यहाँ पर डेकोरेटेड कहा गया है। तो कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का बहुत अधिक डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। और ये जो इंडियन आर्मी का पहला चीफ जो था वो जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी ही था, है ना। इवन नाउ कोदावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और जनरल करियप्पा जो थे इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे और वह भी एक कुर्गी थे। और आज तक भी अभी भी कोदावस लोग जो हैं वो भारत में अकेले ऐसे लोग हैं, अकेले ऐसे जगह के लोग कोदावस यानी कि कुर्गी लोग हैं भारत में जिन्हें कि परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है क्या रखने के लिए? फायर आर्म्स यानी कि हथियार, गोलियां, बंदूकें, ये रखने के लिए उनको बिना लाइसेंस के ही वो लोग रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। ऐसा गवर्नमेंट को भी बिलीव है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। अब जो हमारा, आप तो जानते हैं, बहुत ही अच्छी नदियों में से एक नदी जो कावेरी है वह भी अपना पानी जो है वो कहाँ से प्राप्त करती है? इन्हीं कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों में से। अब महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बहुत ही बड़ी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली, अबाउंड इन दीज वाटर्स। अबाउंड इन का मतलब प्रचुर मात्रा में। तो इस नदियों में, इस जलाशयों में, वाटर्स देखो जब प्लूरल होता है तो इसका मतलब जलाशय होता है, नदियाँ। तो इन नदियों में, इन जलाशयों में, पानी के जल स्रोतों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? महासीर नाम की बहुत जो लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती है वो पाई जाती है। किंगफिशर्स एक प्रकार की पक्षी है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। और किंगफिशर्स इसी कावेरी नदी के जल में अपने शिकार के लिए वो डाइव करती है, वो छलांग लगाती है, वो, है ना, वो डाइव करके अपने शिकार को पकड़ती है। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जहाँ पर स्क्वायरल्स और लंगूर जो हैं वो
पार्शियली ईटन यानी कि आधा खाया हुआ जो फल है उसको बहुत ही मिस्चीवियस तरीके से यानी शैतानी करते हुए, है ना, उसमें वो फेंक देते हैं। और क्यों फेंकते हैं? ताकि वो इंजॉय कर सकें, यानी कि वो आधा खाया हुआ फल फेंकने के बाद जो पानी में जो रिपल इफेक्ट होगा, यानी कि आप देखते हैं ना किसी चीज़ को पानी में जब फेंकते हैं तो पानी कैसे चारों ओर फैलने लगता है, तो उस जो स्प्लैशिंग होता है, जो छपाक का जो साउंड आता है या फिर पानी जो उसमें जो एक मूवमेंट आने लगता है, पानी में, शांत पानी में मूवमेंट आता है, तो उस रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए जो है सो वो उस स्प्लैश और रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए ये गिलहरियाँ और लंगूर्स ये उसमें आधे खाए हुए फलों को फेंकते हैं। और एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और एलिफेंट्स भी एंजॉय करते हैं, उनके महावत्स के द्वारा उनको रिवर में स्नान कराया जाता है, वो उसको भी एलिफेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Yes, देखो यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा शांत लोग भी होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लेड बैक का मतलब रिलैक्स्ड लोग, जो बहुत अधिक शांति में रहने वाले लोग भी होते हैं, वो भी यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और कौन कौन सा गेम एनर्जी वाला, जो कौन कौन गेम खेलते हैं वो लोग? रिवर राफ्टिंग करते हैं, यानी कि नदियों में राफ्टिंग का मतलब नौका चलाना। नदियों में एक खास प्रकार का नाव होता है जिसको वो लोग रिवर राफ्टिंग कहते हैं, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और कैनोइंग, ये भी एक कैनोई होता है, कैनोई एक खास प्रकार का नाव होता है, उसको ये लोग जो है सो चलाते हैं। और रैपलिंग क्या होता है? देखो यहाँ दिया हुआ है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। रस्सियों के सहारे किसी पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ आना, ऊपर में रस्सी बंधी हुई है, वहाँ से स्लाइड करते करते रस्सियों को पकड़ पकड़ के नीचे की तरफ आना। और रॉक क्लाइंबिंग तो आपको पता ही है, रस्सियों के सहारे पत्थरों के पहाड़ों के ऊपर पे चढ़ना। तो रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और माउंटेन बाइकिंग आपको पता है कि ऐसे समय में माउंटेन्स के ऊपर बाइकिंग होती है, यानी साइकिल भी चलाया जाता है माउंटेन के ऊपर। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। और जो ट्रैकर्स हैं यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग है। ट्रेल्स का मतलब होता है जो पैदल चलने से जो रास्ते बन जाते हैं, और ट्रैकर का मतलब पैदल चलने वाले। तो जो पैदल चलना जिनको बहुत अच्छा लगता है उनके लिए भी है कि वो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वॉकिंग ट्रेल्स यानी पैदल चलने के लिए रास्ते बने हुए हैं। आप उस पर चल करके वहाँ के जंगलों को, वहाँ के जंगली जानवरों को आप इंजॉय कर सकते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. वहाँ पर आपका साथ देने के लिए कौन कौन होंगे? चिड़ियाँ, बीज होंगी, बटरफ्लाइज होंगी, है ना। तो ये सब आपको वहाँ पर साथ देगी, कंपनी देगी, ऐसा लगेगा यही सब तुम्हारे साथी हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैकैक्स, मलाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। अब पेड़ों के ऊपर पे जो छत है ना, मैंने कहा ना पहले ही कैनोपाई मतलब छत, तो पेड़ों के ऊपर से आप पे कौन कौन लोग नज़र रखेंगे? मैकैक्स, मलाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, ये सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं। ये सब आपके ऊपर वॉचफुल आइज़ माने कड़ी निगाह आपके ऊपर रखेंगे कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये उनका इलाका है भाई। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. हाँ, हालांकि मैं निश्चित रूप से अपने आप को बगल कर लेना चाहूँगा यदि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, यदि हाथी आ जाता है सामने तो मैं उनको पहले रास्ता दूंगा, मैं वहाँ से साइड ले लूँगा, क्योंकि जंगली जानवरों में हाथी जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. देखो ये क्या कहता है, पैनोरमिक का मतलब क्या होता है? अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी कि आप को बहुत बड़े
लैंडस्केप का जो है वहाँ पर से व्यू आपको मिल जाएगा। जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ से आप पूरे लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग पूरे जो कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, उसको उसका पैनोरमिक व्यू यानी कि उसका एक मनोरम दृश्य, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये मिस्टी लैंडस्केप यानी धुंध कुहासों से भरा हुआ। A walk across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्गधाम। देखो, जब आप एक रोप ब्रिज है यानी रस्सियों का बना हुआ एक पुल है, उसके जब आप पार कर लेंगे तो 64 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है जो निसर्गधाम है। वो 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्गधाम एक रस्सियों के पुल के ऊपर से जब आप पार कर लेंगे वो और भी अधिक सुंदर, वो और भी अधिक मनोरम है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बेलाकुपी इज़ अ बोनस। और जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जब आप देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में बेलाकोपी के पास, बेलाकोपी के बगल में जो है सो आपको क्या मिलेगा, भारत की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली तिब्बतन सेटलमेंट यानी तिब्बत के शरणार्थी वहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये आपके लिए एक बोनस होगा, ये आपके लिए एक अलग से फ़ायदा होगा कि आप एक साथ ही वो चीज़ें भी देख पाओगे। अब यहाँ देखो एक बहुत ही अच्छी बात कही है, द मॉन्क्स इन रेड ऑर्क एंड येलो रोब्स आर द amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। यानी जो मॉन्क्स होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो लाल वस्त्र में, ऑर्क का मतलब होता है ऑरेंज, आप कह सकते हो, भगवा ऐसे शुद्ध में भगवा कलर का, और नारंगी कलर का या फिर पीले वस्त्र धारण किए हुए जो सन्यासी होते हैं, वो उन आश्चर्यों में से एक आश्चर्य होता है जिनको विजिटर्स के द्वारा देखा जाना बहुत अधिक आवश्यक है। यानी कि वो कहते हैं दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, यानी कि जो इंतज़ार करते हैं कि विजिटर्स उन्हें देखें, है ना, वैसे विजिटर्स उन्हें देखें जो भारत की हार्ट यानी भारत के दिल और उसकी आत्मा की तलाश में जो सीधे यहाँ कुर्ग आए हैं, वो उन तिब्बतन सेटलमेंट्स को, उन शरणार्थियों को, तिब्बत के शरणार्थियों को और उन सन्यासियों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो जैसे उनमें भारत की आत्मा बसती है यहीं कुर्ग में। तो ये आपका चैप्टर था कुर्ग। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और ये हमने क्या क्या पढ़ा इसमें कि कॉफ़ी का बहुत अधिक प्लांटेशन होता है, 30% भूमि रेन फॉरेस्ट्स है यहाँ पर, यहाँ के लोगों में हथियार रखने की खुली छूट है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या नहीं होती है, और ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इंडियन आर्मी में भी जो पहले जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। और यहाँ का जगह बहुत ही अद्भुत है, यहाँ के जंगल बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आपको रही है तो आप निश्चित रूप से इसको कमेंट सेक्शन में डालें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज 7050827800। आई रिपीट इट अगेन, 7050827800। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल ऑलवेज enjoy watching the videos of the milestone. Thanks a lot for watching.